प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज हुआ पूरा। देश की जनता के नाम पीएम मोदी ने लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। अधिकारियों ने दी जानकारी, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं दोनों आतंकी। भारत में कोरोना वायरस ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में 7,964 नए मामले आए सामने, तो वहीं 265 लोगों की हुई मौत। ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, 8 से सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। और सीबीआई ने तबलीगी जमात के नकद लेन देन और विदेशी चंदे की प्रारंभिक जांच शुरू की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन की आज शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज पहला साल पूरा हो रहा है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी है उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया। इसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश भर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह तक देश में अब तक कुल 1,73,763 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस ने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 265 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज 11,264 रिकवर हुए हैं। अब तक 82,370 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 47.40% हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बता दें, कुलगाम के वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मार गिराया। जिसके बाद अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आपको बता दें, इस पूरे ऑपरेशन में सबसे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसके अलावा भी पहले सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के घर वालों को भी बुलाकर लाए थे। आतंकियों के घर वालों ने अपील भी की थी कि वे सेना के सामने खुद को सरेंडर कर दे। घर वालों के मनाने के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर करने से मना कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे, जहां 20 दिन से अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्हें 9 मई को दिल का दौरा पड़ने पर रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष के बाद शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जोगी के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अजीत जोगी के निधन से दुखी हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे राजस्थान की खबर का, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्पीक अप इंडिया अभियान के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्पीक अप इंडिया के माध्यम से कांग्रेस ने देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया है। स्पीक अप इंडिया के माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का, मजदूर का, बेसहारा इंसान का भला हो सके और आज जो दृश्य बने हैं देश के अंदर वो समाप्त हो सके और गाड़ी पटरी पर आ सके। आर्थिक रूप से जो सामाजिक रूप से भी और व्यवस्थाओं सेवाओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है, उस पर भी ध्यान दिया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पीक अप इंडिया के माध्यम से देश के
लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का आह्वान किया है। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के बारे में जिस रूप में लॉकडाउन किया गया अचानक, उसके कारण से पूरे देश को जो तकलीफ हुई है उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। विशेष रूप से मजदूर चल रहे पैदल घर की तरफ, वो दृश्य विचलित करने वाले देशवासियों को, किस प्रकार से रास्ते में डिलीवरी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मर्द मारे जा रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतना अस्त व्यवस्था हो गई जो पहली बार सुन रहे कि रेलगाड़ी भी, ट्रेन भी बम्बई से चलती पटना के लिए पहुंच जाती है उड़ीसा के लिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हृदय विदारक दृश्य देख करके जो संवेदनशीलता होनी चाहिए केंद्र सरकार में वो नज़र नहीं आती है, वरना इतने लंबे समय तक मजदूर कभी पैदल चलने की नौबत नहीं आती। अगर केंद्र सरकार जैसे जारी कर रही थी एडवाइजरी राज्यों को, उसी प्रकार से अगर वो एडवाइजरी जारी करते राज्यों को कि आपको बसें लगा करके ये सुनिश्चित करना चाहिए एक भी मजदूर आपके राज्य में, आपके राज्य किसी गांव में, कस्बे में पैदल चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, तो 3 दिन में ये संकट समाप्त हो सकता था, जैसे राजस्थान ने किया। मुझे बहुत दुख है कहते हुए, लापरवाहियों का जो माहौल है देश के अंदर, उससे लोग चिंतित हो गए हैं। लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया पूरी तरह से। प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, बैंड बजवाए, लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और साथ भी दिया। तो आज पूरे देश के अंदर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बैंड बज गई है पूरे देश के अंदर, उसका हम सबको दुख है। उसके कारण से ना आर्थिक रूप से गतिविधि शुरू हो पा रही है, लॉकडाउन 4 के बावजूद भी, ना पूरी तरह से रुक पा रहे हैं केसेस, पहले की तरह आ रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है किस प्रकार से कोविड-19 का मुकाबला किया जाए। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो आगे आकर के, बगैर की बजाय कि राज्य सरकार मांग करे केंद्र से इमदाद देने की, ये कोविड-19 का वक्त है, लॉकडाउन हो चुका है, रेवेन्यू 30% आ गई राज्यों की, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को आगे आके उनको पैकेज देना चाहिए था। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी। पूरा देश, दुनिया जानती है कि 90% लोन के रूप में घोषणाएं हुई है, उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक गरीब तक, मजदूर तक, दिहाड़ी मजदूर वालों को, बीपीएल को, स्टेट बीपीएल को, अंत्योदय वालों को, जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, तब तक वो पहला खर्च नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी उसकी, तो खर्च कैसे करेगा? खर्च होंगे, डिमांड बढ़ेगी तो जाके इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी। पर दुर्भाग्य से इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उस कारण से आज लोग सब तकलीफ के अंदर है। और बिजनेस, व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, दुकानें खोलने में माल बिक नहीं रहा है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन शुरू होते ही कि सरकार को चाहिए 21 दिन का एडवांस पेमेंट करें नरेगा मजदूरों को। उनकी बात सुनी नहीं गई। अभी कांग्रेस मांग करेगा आप 10,000 रुपये प्रति गरीब परिवार को दीजिए, जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसके कारण से डिमांड बढ़ेगी और व्यापार शुरू होंगे। इसलिए जो मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर, गरीबों के लिए पैकेज दीजिए जिससे कि गाड़ी पटरी पर आए। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, अभी हाल ही में कहा है, हम आलोचना नहीं करना चाहते सरकार की। सरकार, पूरी सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको हर वक्त में। उसके बावजूद भी अगर कोई सलाह देते हैं विपक्ष वाले, तो उन सलाह को मानना नहीं मानना सरकार का काम है, परंतु सुनने की बजाय
उन सलाह को लेके आलोचना करना, कंडेम करना, कैसे कैसे शब्द काम लिए जाते हैं, पूरी मीडिया में आते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो आह्वान किया है स्पीक अप इंडिया, इसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का, मजदूर का, बेचारा इंसान का, उनका भला हो सके और जो आज दृश्य बने हैं देश के अंदर वो समाप्त हो सके और गाड़ी पट्टी पर आ सके, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और स्वास्थ्य सेवाओं को जो मजबूत करने की बात की जा रही है उस पर भी ध्यान जा सके। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार आज के इस अभियान के माध्यम से एक मैसेज लेगी और बजाय कि उसके बारे में टीका टिप्पणी करने के बजाय वो किस रूप में आगे आके फैसला कर सकती है 10,000 रुपये का प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, उसका फ़ायदा मिलेगा देश को, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की खबर का, जहां तहसील महजी क्षेत्र में चक्रोड को लेकर ग्रामीणों में रोष व्यक्त है। ग्रामीणों ने बताया कि चक्रोड पर संतोषी नामक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है और उसने आम रास्ते पर शौचालय बना दिया है। वहीं गांव वालों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें इस रास्ते से निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। इस बारे में कई बार लेखपाल से पैमाइश भी कराई गई है, लेकिन ये व्यक्ति सड़क नहीं छोड़ रहा। आपको बता दें कि सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे को सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश भी दे रखा है। इसके बावजूद लोग अपनी गुंडई के बल पर आम रास्ते को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ने प्रवासी मजदूरों को काम देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कब्जे को लेकर मजदूरों को काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या मामला है? ये रास्ता नहीं आने जाने के बीच में, इधर लैटरिन है इधर और इधर दीवार भी है, रास्ता कोई लोग नहीं है। किस गांव के रहने वाले? किस गांव के रहने वाले? तालपाल। तालपाल। मौजा कौन सा है? तारापुर खुर्द। तारापुर। और तहसील कौन सी है? मासी। ये रास्ता पहले से है? हाँ, बहुत जमाने से है। नक्शे, लेखपाल के नक्शे पर है? हाँ, सब कुछ है। तो मतलब घर वाले से मालूम कर लीजिए कि नक्शा हर रोड के नहीं है। तो क्या बात है, क्यों नहीं है? ये रास्ता सर इससे पहले हुआ था तो कहना हम टूल लेबे तो कानू को लेखपाल, थाना रामगांव एसओ सब पूरे रहे। कहना सुबह उनका मौका दिया जाए, सुबह मैंने हम तोड़ लेंगे। शौचालय बना हुआ है जी, एकदम रोड पर? हाँ, रोड पे। अच्छा। 40 हाथ कड़ी है, रोड है। हाँ। तो 20 हाथ मांगे तो कहना आप ले लो 20, अभी रोड में निकाल दिया जाएगा। अच्छा। प्रशासन ने कहा था कि 40 है, 40 है, 20 निकाल दिया जी। 20 रोड में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आप लोगों की संख्या गांव में ज्यादा हो गई, इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। रास्ता रहा तो वो अपन घर उठा रहा, अब रास्ता कोई है नहीं। अच्छा, तो सभी लोग परेशान हैं? सब लोग परेशान। कोई अपने खेत में थोड़ी रास्ता दे देगा, इधर महादेव भैया का भी खेत भी है, कोई अपन खेत में थोड़ी जब रास्ता है तो रास्ता हमको मिलना चाहिए। अब आप रास्ते। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्ताव रखे गए, जिसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में कोरोना की स्थिति पर विस्तृत रूप से बैठक में चर्चा होने के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि मुख्य सचिव से लेकर सभी कर्मचारियों का 1 महीने में 1 दिन का वेतन कटेगा और ये वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा। साथ ही दायित्वधारियों के प्रत्येक महीने के वेतन में से 5 दिन के वेतन की कटौती होगी। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत बीज खरीद पर 50% अनुदान मिलेगा। बता दें, बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत मंत्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। ने किसी भी कर्मचारी के किसी भी प्रकार के भत्ते काटने का जो एक प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक प्रस्ताव आया था कि सब कर्मचारियों के भत्ते काटने का, हमने कहा ये नहीं काटा जा सकता। अभी तो हमने इससे अलग निर्णय ले लिया कि सब कर्मचारी इस वित्तीय वर्ष के प्रत्येक महीने में अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।
हमारे दायित्वधारी 5 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी जिले में जा सकता है वर्तमान में, केवल उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और वही उसकी स्वीकृति मान ली जाएगी। पूरे देश और दुनिया में कोविड-19 अपने पैर पसार चुका है। नतीजन कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू हुआ था, जिसका चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। वहीं देश में अब लॉकडाउन 5.0 के लिए मंथन भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड को लॉकडाउन 5.0 से काफी उम्मीदें हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार को उम्मीद है कि लॉकडाउन 5 में राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार दिया जा सकता है, जिसमें पर्यटन, धार्मिक गतिविधियां, मॉल, सिनेमा आदि की गतिविधियों पर फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसे लॉकडाउन 5 में इन गतिविधियों को खोलने की राज्य सरकार को अनुमति दी जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में हमारे राज्य में लॉकडाउन में जितनी सुविधाएं मैक्सिमम है वो हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो 3-4 प्रमुख गतिविधियां हैं वो बंद हैं। पर्यटन की है, धार्मिक रूप से हमारे जो राज्य जाना जाता है वो बंद है, और हमारे मॉल हैं और हमारे सिनेमा हॉल हैं इत्यादि ये बंद हैं। और हम लोगों ने पहले ही भारत सरकार से ये मांग की थी कि इनकी अनुमति राज्य सरकार को दे दी जाए, और मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन 5 में जो गाइडलाइन आएगी उसके अंतर्गत ये राज्य सरकार को छूट मिलनी स्वाभाविक है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल पर्यटन व्यवसायियों को आर्थिक संकट से उभारने के लिए आर्थिक पैकेज घोषित कर सरकार उनकी मदद करने का काम करे। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोरोना संकट के कारण राज्य में 5 लाख परिवारों की लाइफलाइन चारधाम तीर्थ यात्रा प्रभावित हो चुकी है। धस्माना ने कहा कि इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करना चाहिए। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत ही बेचैन करने वाला है। उत्तराखंड में अब तक 102 से ज़्यादा केसेस केवल एक दिन में, आज संख्या जो कोरोना पॉजिटिव की है वो 500 से ज़्यादा। आज सुबह जब आंकड़ा आया था तो 500 संख्या थी, लेकिन अभी 3 बजे से पहले 102 और मरीज मिलने के कारण ये संख्या 602 हो गई है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। राज्य की सरकार की लापरवाही के कारण, राज्य की सरकार की नाकामियों के कारण, राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से हल्के में इस पूरे कोरोना संकट काल में इस बीमारी को लिया, इससे लड़ने की जो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो मैं समझता हूँ कि सरकार ने नहीं करी, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में इस राज्य के अंदर ये संक्रमण फैलता जा रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने लगातार सरकार से कहा था कि जो आने वाले प्रवासी हैं उनके लिए सीमाओं पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं, उनको वहाँ पे क्वारंटीन किया जाए। देहरादून में, हरिद्वार में, रुड़की में, ऋषिकेश में, हल्द्वानी में, उधम सिंह नगर में बेस कैंप्स बनाए जाए जहां टेस्टिंग की फैसिलिटी हो और क्वारंटीन की फैसिलिटी हो। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज पूरे राज्य में देहरादून से लेकर के उत्तरकाशी तक, देहरादून से लेकर के टिहरी तक, रुद्रप्रयाग, चमोली तक, पौड़ी तक और इधर पूरे कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ तक पूरा कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां आज कोरोना पॉजिटिव ना हो। ये सारी की सारी जिम्मेदारी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार की जिम्मेदारी है, स्वयं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से लापरवाही उन्होंने इस पूरी बीमारी के दौरान जो 60 दिन का समय मिला था उनको लॉकडाउन के बाद, उसका इस्तेमाल वो नहीं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव।